मुस्लिम भजन गायिका सानिया के साथ उनकी टीम में शामिल ढोलक बजाने वाले भूरा और मिमिक्री कलाकार सिराज ने भी इस दौरान अपनी कला से लोगों का दिल जीता। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रशासन की तरफ से हुई तैयारियों की रिहर्सल भी तेज हो गई है। पीएम का दौरा और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 22 जनवरी को पीएम करीब सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और इससे पहले आमंत्रित किए गए सभी मेहमानों को 10:30 तक वहां पहुंचना होगा। किस ब्लॉक में किसको बैठाया जाना है, इसको हम लोगों ने तय कर लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के लगभग 1 घंटे पहले सबको बैठा लें हम लोग, ये प्रयास है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वही लोग श्री राम जन्मभूमि परिसर जा पाएंगे जिनके पास निमंत्रण होगा। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सिक्योरिटी का है, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ पर जो भी हमारा कार्यक्रम होगा उसका प्रसारण लाइव वो पूरे विश्व में सही से हो सके, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा गया है। वहीं 50 से ज्यादा पहुंचने वाले चार्टर्ड प्लेन को पास के गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज एयरपोर्ट में पार्क करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 20 से 22 जनवरी तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे और 23 जनवरी से दर्शन शुरू होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया जा रहा है। अभेद्य किला बने अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ साथ एटीएस को भी तैनात किया गया है, जिसके कमांडो अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकालते दिखाई दिए। एटीएस के ये कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस अयोध्या के कोने कोने की निगरानी के लिए खास तौर पर तैनात किए गए हैं। वो घड़ी पास आती जा रही है जब रामलला का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वैसे वैसे एक पैनी नजर रखने के लिए, एक सुरक्षा के लिहाज से एक पूरा कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एटीएस कमांडो की एक बाइक टीम को भी तैयार किया गया है, जो तेजी से अयोध्या के हर गली कूंचे तक पहुंचने में सक्षम होगी। ये हमारा जो गलियों में जाना होगा तो हम बाइक से ही पहुंच पाएंगे, इसलिए हमारे पास जो एक एडवांस हिट रहती है जो कहीं भी जो है 2-3 सेकंड के अंदर प्रस्थान करने के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही वहाँ डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया है। एक तरफ अयोध्या से लेकर पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं सियासी बिसात पर राम का नाम लेकर वोटों की फसल काटने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है, वो भगवान राम के जरिए ध्रुवीकरण कर रही है। हमारे हर घर में मंदिर होता है यार, हर घर में मंदिर होता है। मेरे घर में भी मंदिर है, मेरे माता पिता के घर में मंदिर हुआ करता था, अभी तो गुजर गए हैं। तो ये क्या है? ये सब राजनीतिकरण है, राम का राजनीतिकरण है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल रामद्रोही हैं। इन्होंने ही कभी सर्वोच्च न्यायालय में 13 सितंबर 2007 को कहा था कि रामलला काल्पनिक है। देश ये बात को कभी भूल नहीं सका और आज तक नहीं भूल सका। इसमें दो राय नहीं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उछाल रही है और बीजेपी को उसकी रामनीति का फायदा भी मिल सकता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को यही बात पसंद नहीं आ रही। लिहाजा विपक्षी दलों ने बीजेपी की रामनीति की काट के तौर पर अब शंकराचार्यों की आपत्तियों को अपना हथियार बना लिया है। कल तक तो शंकराचार्य सब कुछ थे इस देश में हिंदुत्व के लिए, अचानक आप शंकराचार्यों को मानने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य तो 4 पीठ है प्रमुख हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के, उनके धर्माचार्य है। हालांकि संत समाज विपक्षी दलों के इस दांव से नाराज है। संत समाज पूछ रहा है कि जब कांग्रेस और विपक्षी दल सत्ता में थे तब भगवान राम का दरबार क्यों नहीं सजाया। विपक्ष को यही कहूंगी कि ये टिप्पणियां, ये कमेंट्स और ये सब करना बंद कर दो, कुछ हासिल नहीं होगा। आपका जब समय था, कांग्रेस का जब समय था, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं भगवान राम का दरबार। लिहाजा विपक्षी दल एक सूत्री कार्यक्रम के तहत रोज सामने आते हैं और राम मंदिर निर्माण में बीजेपी की भूमिका को खारिज करने के साथ साथ उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए घेरने की कोशिश भी करते हैं। लेफ्ट के नेता तो एक कदम आगे जाते हुए राम मंदिर को हिंदू राष्ट्र के निर्माण की एक कड़ी बता देते हैं। वो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य नहीं चाहते थे,
वो एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। लेफ्ट के नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी बताते हैं। It is not everybody by this time. It is a state sponsored, BJP RSS sponsored event. जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बीजेपी को राम नाम पर राजनीति करने के लिए कोसते नजर आते हैं। मंदिर बनने का स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम लला को का राजनीतिकरण कर रही है, वो उचित नहीं है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है तो विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर क्या कर रहे हैं? क्या वो राजनीति नहीं कर रहे? और इसी मौके को बीजेपी भी पूरी तरह भुनाना चाहती है और इसीलिए बीजेपी विपक्षी दलों से बार-बार पूछ रही है। विपक्षी दलों की अगवा कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि वो इतने वर्षों से राम मंदिर का विरोध क्यों कर रही है। बीजेपी तो कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण का काम रुकवाने वाली पार्टी बताने के साथ उसे महापापी करार दे रही है। आपकी 4 पीढ़ियां लगी हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने। 7 दशक भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर रुकवाने का काम आजादी के बाद, वो घोर पाप आपने किया है। और इसी क्रम में हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन का भी एक बयान सामने आया। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि ने राम मंदिर निर्माण स्थल पर सवाल खड़े कर दिए। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने इशारों में ये कहा कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना गलत है। கலைஞர் ஏற்கனவே சொன்னார், எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த மதத்திற்கும் எந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவங்க கிடையாது, அங்கே கோயில் வர்றது எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது। उदयनिधि स्टालिन की ही तरह समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी इतिहास को कुरेदते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जो बाबरी मस्जिद थी तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कोर्ट के अनुसार ऐसा स्थिति बनाए रखनी थी, तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया। यही नहीं, शिवपाल सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने वाली घटना पर भी बोले। तो चलिए अब आपको राम मंदिर के गर्भगृह की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो हमें मिल रही हैं। जिस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ चरणबद्ध तरीके से पूजा पाठ हो रहा है, 16 तारीख से ही ये पूजा पाठ शुरू हो गया और अब ये जो पूजा पाठ है ये आगे बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे श्री यंत्र रखा गया है। ये गर्भगृह के बाहर की तस्वीरें हैं, ये उस मंडप की तस्वीरें हैं जो गर्भगृह के एकदम बाहर मौजूद है और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ 121 पंडितों की मौजूदगी में पूजा पाठ को किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कोई भी कोर कसर इन पंडितों के द्वारा नहीं छोड़ी जा रही है। ये देखिए, ये जहाँ पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहाँ पर श्री यंत्र रखा गया है और ये तस्वीरें हम सीधे आपको अयोध्या के मंदिर में गर्भगृह से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद 26 जनवरी तक अयोध्या से उत्तर प्रदेश के 6 शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी जाएगी। अयोध्या से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। लखनऊ से अयोध्या के लिए यात्रियों को 14,000 रुपए किराया देना होगा। इसी तरह गोरखपुर से अयोध्या के लिए 11,000 रुपए, प्रयागराज से अयोध्या के लिए 14,000 रुपए, वाराणसी से अयोध्या के लिए 14,000 रुपए, मथुरा से अयोध्या के सफर के लिए 35,000 रुपए और आगरा से अयोध्या के लिए भी 35,000 रुपए किराया चुकाना होगा। साथ ही अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। 15 मिनट के हवाई दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 4,000 रुपए देने होंगे।